जून 2025 की हम चर्चा कर रहे हैं और अगर आपका वृषभ लगन बनता हो तो कुछ इसी प्रकार से आपके चार्ट में गोचर अप्लाई होगा और आपको ग्रहों की स्थिति दिखेगी। ये जो चार्ट आपका लगन चार्ट जो नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, वास्तव में ये अब जून के गोचर के हिसाब से ही बना हुआ है। तो सबसे पहले हम ग्रहों की गोचरीय स्थितियों को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही इसका आपको कैसा रिजल्ट मिल सकता है। देखिए, गोचरीय स्थितियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर देखा जाएगा तो 6 जून से ये मिथुन में आएंगे और फिर 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर मेष राशि में होगा। 29 जून से ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो अपने इनकी खुद की ही राशि होगी। मंगल गोचर करेंगे 7 जून से सिंह राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ में शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा 1 जून को सिंह राशि में आपको देखने को मिलेंगे और राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि केतु प्रवेश कर चुके हैं सिंह राशि में। तो ये ग्रहों की गोचरीय स्थितियां हैं। गोचरीय स्थितियों के बाद अब हम वास्तव में देख लेते हैं कि जो गोचर का प्रभाव है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लग्नेश से। लग्नेश आपके शुक्र हैं और शुक्र इस मंथ में 12th हाउस में है। 12th हाउस का जो शुक्र रहेगा आपको काफी ज्यादा भोग विलास के साथ जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत ज्यादा साज सज्जा या अपने बेडरूम को सजाना या कोई अदर रिलेशनशिप या कोई ना कोई अफेयर, यहाँ पे शुक्र का होना वास्तव में आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे का खर्चा देगा, काफ़ी ज़्यादा अय्याशी की तरफ लेके जाएगा। मान लो अगर आपके कोई फायरी प्लैनेट है आपके 12th हाउस में, या राहु जैसा ग्रह स्थित है या केतु जैसा ग्रह स्थित है, तो मैरिड लाइफ पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी किसी के साथ कोई प्रेम संबंध है, कोई अफेयर वगैरह है, उन लोगों को यहाँ ज़्यादा सतर्कता रखने की आवश्यकता है। शुक्र यहाँ से फिर एस्पेक्ट कर रहे हैं अपने ही घर को। अपने घर को एस्पेक्ट करेंगे तो वो आपसे से ज़्यादा पार्टी वगैरह या कोई बहुत बड़ा खर्चा वगैरह करवाएंगे। ऐसा शुक्र आपके जहाँ भी आप काम करेंगे आपका वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छा माहौल देगा, जहाँ पर हो सकता है कि स्त्रियाँ आपके आसपास रही हों, या ज़्यादातर जो आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ स्टाफ में भी ऐसे स्त्रियों वगैरह का संगम रहा हो आपके साथ। तो ऐसी कंडीशन में शुक्र एक बहुत अच्छा माहौल भी यहाँ बना के देते हैं आपको, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी देते हैं जहाँ पर सब कुछ सौंदर्य या इस प्रकार का आपको दिखता है, सुंदरता दिखती है या व्यवहार में बहुत ज़्यादा कुशलता दिखती है। शुक्र यहाँ से फिर अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और लगन में आ जाएंगे। लगन में आने के बाद शुक्र आपके जीवन में किसी ना किसी को लाएंगे। इवन या तो आपका कोई अफेयर होगा किसी से, या आपका कोई रिलेशनशिप होगा, फ्रेंडशिप होगी किसी से। दूसरी तरफ अगर आपका मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज के चांस भी बनेंगे, और साथ में आपका मैरिड लाइफ का कोई इश्यू चल रहा है तो उस इश्यू में भी शुक्र आपकी सहायता करने ही वाले, क्योंकि शुक्र यहाँ से फिर एस्पेक्ट करेंगे सप्तम को। इसके बाद देख लेते हैं हम बुध को। बुध आपके सेकंड हाउस के ही स्वामी और सेकंड हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। बुध आपके चार्ट में देखा जाए तो पंचम के भी स्वामी, तो पंचम के स्वामी होकर यहाँ अगर बैठे तो ये जो मंथ रहेगा शेयर मार्केट से आपको इनकम हो सकती है। आपको लॉटरी सट्टा से लेकिन दूर रहना होगा, क्योंकि बुध यहाँ है तो आपको काफ़ी लॉजिकल चलना होगा। लॉजिकल चलने से ही आपको ज़्यादातर फायदा मिलेगा। बुध की इस प्लेसमेंट की वजह से ज़्यादातर आपके आर्थिक रूप से जो संबंध है फैमिली के साथ, या आर्थिक रूप से जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत होगी। बुध के यहाँ होने से आप हर काम में लगभग हाजिर जवाब रहेंगे, साथ ही साथ काम को काफ़ी तेज़ी से करने को देखेंगे। बुध की यहाँ प्लेसमेंट होने से अक्सर आप अपने फैमिली रिलेटेड मामलों में काफ़ी अच्छे से सही से डिसीजन ले सकेंगे। ऐसा बुध आपकी वाणी को काफ़ी प्रभावशाली बनाएगा, और साथ में गुरु भी स्थित है। गुरु बुध का ये संगम, वैसे तो देखा जाए तो गुरु और बुध में मित्रता नहीं है, लेकिन वास्तव में इनकी क्वालिटीज़ पे अगर आप गौर करेंगे तो दोनों का साथ आना आपको काफ़ी मामलों में कहीं ना कहीं सुगमता देगा। जहाँ पर आपके करियर के लिए कोई डिसीजन लेना है, फैमिली रिलेटेड मामलों में या आर्थिक मामलों में कोई फैसला आपको लेना है, तो आपको दोनों ही ग्रह काफ़ी सपोर्ट करेंगे। बुध यहाँ पे अब पंचमेश होने की वजह से आपके इंटेलिजेंस को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ बुध यहाँ होने की वजह से कहीं ना कहीं वो पंचम घर के स्वामी है, तो पंचम भाव आपके आइडियाज़ का है वास्तव में, और उन आइडियाज़ का उपयोग करके ही आप अपने आप की जो वाणी है उसको क्रिएट करते हैं। ऐसे में वाणी और भी ज़्यादा सटीक और हाजिर जवाब रह सकती है। यहाँ से बुध का फिर एस्पेक्ट रहेगा आपके अष्टम पे। अष्टम पे जहाँ अष्टमेश के साथ ही वो खुद बैठे हैं, तो ये इस हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप रिसर्च वगैरह में हैं, कोई साइंटिफिक वर्क वगैरह कर रहे हैं, उस मामले में ये दोनों ही ग्रह आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। बट सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा आपकी फैमिली के साथ रिलेशंस को लेके और आपके आर्थिक मामलों को लेके, इनकी भूमिका काफ़ी अहम होगी।
उसके बाद यहाँ से बुध का राशि परिवर्तन होगा और 22 जून को ये कर्क में आ जाएंगे। कर्क में आने के बाद आपका कम्युनिकेशन बहुत मजबूत होगा। साथ में आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा या छोटी दूरी की यात्रा करने का मौका मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपका 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं, या फिर मान लो आपके 3rd हाउस में भी कोई अन्य ग्रह स्थित होगा जो कि यहाँ पर बुध के आने से उसको प्रभावित कर सकता हो। उसके बाद हम आ जाते हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा खुद ही हैं। चंद्रमा यहाँ पे आपके 4th हाउस में बैठे हैं। 4th हाउस में ही इनकी स्थिति रहेगी मंथ के स्टार्टिंग में। ऐसे में घर परिवार की थोड़ी चिंता दे सकते हैं। करियर के लिए हालांकि फिर भी मंथ की स्टार्टिंग काफी अच्छी होगी, पर जो मेंटल पीस है वो आपके मन में नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा आपको स्टेबल बनाना पड़ेगा मानसिक तौर पे। फिर यहाँ से जो चंद्रमा है वो अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके पंचम में आ जाएंगे। पंचम का चंद्रमा संतान पक्ष को लेके थोड़ी चिंता देगा, हालांकि संतान के साथ रिलेशंस काफी अच्छे रह सकते हैं। चंद्रमा के यहाँ आने से आपकी क्रिएटिविटी और आपकी अदर स्किल्स में वृद्धि होगी, और वह अपने ही घर में, क्योंकि यहाँ पे बुध के घर में वो आएंगे, तो यहाँ पे अब इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि जो जातक होगा वो काफी इंटेलिजेंटली डिसीजन ले पाए। चंद्रमा मोस्टली पंचम भाव में होते हैं तो इमोशनलिटी ज्यादा देते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना जरूरी हो जाएगा। चंद्रमा यहाँ आपको आर्थिक रूप से काफी फायदा कर सकते हैं। उसके बाद वो आएंगे आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में इनका ये जो गोचर होगा 5 या 6 तारीख के आसपास का होगा। इस दौरान आपको आपके काम करते हुए, जहां भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहां से दूर जाना पड़ सकता है। आपको कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है जिससे आपका कंसंट्रेशन भंग हो, आप काम पे फोकस ना कर पाए। उसके बाद चंद्रमा आएंगे आपके सप्तम में। सप्तम में चंद्रमा आपके मान सम्मान के लिए तो अच्छे रहेंगे, लेकिन पार्टनर के साथ रिलेशंस को लेके काफी ज्यादा चिंता आपको देंगे। फिर देख लेते हैं सूर्य को। सूर्य 4th लॉर्ड है और सूर्य का गोचर होगा आपके लगन में ही। लगन में सूर्य का गोचर बेसिकली आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। लगन का सूर्य आपको काफी एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। तो आप अपने खुद के बल पे या खुद की मेहनत के बल पे जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, या कोई भी काम ऐसा जिसमें आप जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो वहां आपको थोड़ा फोकस देना होगा। ऐसा सूर्य वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा, पारिवारिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही आप हमेशा अपनी फैमिली पर और अपनी फैमिली के अदर मेंबर्स पर हावी रहेंगे। सूर्य का एस्पेक्ट जो सप्तम पर होगा, कहीं ना कहीं पार्टनर के प्रति आप में थोड़ा ईगो लाएगा। उसके बाद सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। 2nd हाउस का सूर्य आपको ज्यादा बेहतर परिणाम देगा आपके 1st हाउस के बजाय। इसलिए सूर्य का यहाँ आना एक तो आपकी एजुकेशन के लिए, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ आपके आर्थिक मामलों में सूर्य यहाँ काफी अच्छा योगदान करेंगे। सूर्य के यहाँ होने से सूर्य का एस्पेक्ट होगा अष्टम पे। अब वो क्योंकि अष्टमेश के साथ ही यहाँ रहेंगे तो आपके लिए ये और भी ज्यादा बेहतर स्थिति हो सकती है। सूर्य का यहाँ एस्पेक्ट है तो अष्टम भाव से रिलेटेड, जैसे आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, या हायर एजुकेशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इस मामले में सूर्य जरूरी आपको हेल्प कर सकता है। साथ ही ऐसा कोई पेंडिंग मैटर जो आपका अष्टम भाव से रिलेटेड अभी तक पेंडिंग ही रहा हो, इस मामले में भी आपको ये सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूर्य का जो प्रभाव है वो आपको 2nd हाउस में ज्यादा बेहतर नजर आएगा आपके 1st हाउस के बजाय। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, मंगल के गोचर को देख लेते हैं। मंगल सप्तमेश और 12वें घर के स्वामी है। साथ ही मंगल गोचर कर रहे हैं 4th हाउस में। अब 4th हाउस में मंगल की स्थिति अब उतनी ज्यादा बेटर हमें नजर नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी केतु के साथ वो रहने वाले। केतु के साथ रहने की वजह से फैमिली के साथ कोई ना कोई आपका इश्यू लगा ही रहेगा, जैसे फैमिली के साथ काफी मनमुटाव होना, या हो सकता है फैमिली से काफी फ्रस्ट्रेशन आपकी होगी, फैमिली से आपको दूर जाना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा, ऐसी स्थितियां दिखाई दे सकती हैं। मंगल यहाँ है तो घर में थोड़ी बहुत कलह की संभावना या आपस में लड़ाई झगड़े की संभावना बनेगी। मंगल यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं सप्तम को। सप्तम को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा, भले ही मंगल अपने खुद के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो केतु के साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठने की वजह से या तो आपका पार्टनर कोई ऐसा गलत फैसला लेगा जिससे आपको नुकसान होगा, या कहीं ना कहीं आप खुद ऐसा कुछ गलती करेंगे या गलत फैसला लेंगे। तो यहाँ आपको काफी सावधानी रखनी होगी। फिर मंगल का एस्पेक्ट है 10th हाउस में। 10th हाउस में मंगल आपको काफी अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि वो सूर्य के घर में बैठे हैं, लेकिन केतु के साथ होने की वजह से राहु पर भी उनका प्रभाव, और राहु का प्रभाव भी उन पर है। इस केस में यहाँ आप जितना कम एग्रेशन दिखाएं उतना अच्छा है। फिर मंगल का एस्पेक्ट आ जाता है 11th पे। 11th पे इनका एस्पेक्ट बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि यहाँ आप अपने अपेक्षाओं को पूर्ण कर सकेंगे, और यहाँ शनि को भी थोड़ा एनर्जी मिलेगा या पावर मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे गुरु को। गुरु आपके चार्ट में देखा जाए तो 8वें घर के तो स्वामी हैं ही, आपके 11वें घर के भी स्वामी। 11वें घर के स्वामी होकर अब गुरु का गोचर हो रहा है 2nd में। 2nd का गुरु आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान, बुद्धिमत्ता और विवेक लाएगा, और पैसे वैसे भी।
गुरु का यहाँ आना आपके लिए कोई नया इनकम सोर्स ला सकता है, परिवार की एक अच्छी रेपुटेशन ला सकता है, साथ ही साथ ज्ञान के मामले में, आध्यात्मिक प्रोग्रेस के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। आपने पहले का कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ा है जो अभी तक आपको जिसका इंतजार है, कहीं ना कहीं ऐसा पुराना इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ ज़्यादा फायदा देगा इनके होते हुए। गुरु का एस्पेक्ट सबसे पहले आपके होगा सिक्स्थ पे एस्पेक्ट होगा तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कहा जा सकेगा। यहाँ आपको काम करने की अच्छी समझ और अच्छा सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। गुरु के एस्पेक्ट की वजह से अक्सर आप यहाँ आर्थिक रूप से जो भी फैसले लेंगे, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लिए गए फैसले काफ़ी विवेकशीलता भरे रहेंगे या काफ़ी बुद्धिमानी से लिए हुए रहेंगे। यहाँ पे अब लेकिन आप अपने सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को जरूर देखिए, उसका संबंध गुरु के साथ कैसा है। फिर यहाँ पर गुरु का एस्पेक्ट अपने ही घर पे होगा, तो अपने घर पे कोई भी ग्रह इस तरीके से अगर एस्पेक्ट डाले तो वो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव को और भी ज़्यादा मजबूती मिल रही है। दूसरी तरफ बाद में सूर्य के सेकंड हाउस में आने से भी यहाँ जो अष्टम भाव होगा वो काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपको आपके इन लॉज से मदद मिल सकती है, आपका माता पिता से आपको कुछ पैतृक संपत्ति वगैरह मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ आप कितना ज़्यादा खुद की क्वालिटीज़ को या खुद की चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ अब बृहस्पति क्योंकि 11th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है तो आपका नेटवर्क विशाल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे और उनके जुड़ने की वजह से आपको काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ गुरु का एस्पेक्ट जो 10th हाउस पे है, 10th हाउस पे जो एस्पेक्ट है ये काफ़ी अच्छा काम करेगा करियर में आगे बढ़ने के लिए और सही तरीके से डिसीजन लेने के लिए। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, शनि को देख लेते हैं। शनि आपके नवम और दसम दोनों ही ग्रहों के स्वामी और 11वें ही घर में गोचर कर रहे हैं। ऐसा शनि आपकी इनकम को स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेगा। अक्सर आप ये देखेंगे कि आपका रुका हुआ पैसा जो भी है, कहीं भी वो पैसा है बट वो लौट कर आपके पास आएगा कहीं ना कहीं, और आप नए लोगों से, बहुत अच्छे लोगों से आपका संबंध जुड़ेगा जो आपका काफ़ी सपोर्ट करें। तो शनि यहाँ नेटवर्क बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, पब्लिकली नेम फेम या मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है, और पब्लिक डीलिंग करने के लिए भी कुछ हद तक काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। अब शनि तीसरी दृष्टि आपके लगन पर डाल देते हैं। लगन पर डालने की वजह से यहाँ वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं, और क्योंकि सूर्य भी आपको एनर्जी दे रहे हैं, बट इनकी तीसरी दृष्टि लगन पर होने की वजह से ये आपकी शालीनता को दर्शाएगा, आपके काफ़ी स्ट्रिक्ट होने को दर्शाएगा, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट रहेंगे। यहाँ पर अब शनि का एस्पेक्ट है तो आपके लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क वाला ये फेज होगा। उसके बाद शनि का एस्पेक्ट आ जाता है पंचम पे। पंचम पे एस्पेक्ट आएगा तो व्यक्ति बहुत सोच समझ कर फैसला लेने की कोशिश करेगा, काफी डीपली एनालाइज करने के बाद ही। तो यहाँ इनका एस्पेक्ट आपको ज्यादा से ज्यादा विवेकशीलता या बुद्धिमत्ता देगा, बुद्धिमत्ता देने के साथ साथ स्टेबिलिटी बहुत अच्छी देगा। उसके बाद इनका अगर देखा जाए तो एस्पेक्ट रहेगा अष्टम पे। अष्टम पे एस्पेक्ट रहेगा तो यहाँ अष्टम भाव को लेके कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे अष्टम के थ्रू आपको जो भी गेन होने दूसरे लोगों के थ्रू वो होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसके बाद देखिए हमने लगभग सभी ग्रहों के बारे में यहाँ चर्चा की है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर राहु और केतु के गोचर को। राहु की बात की जाए तो राहु 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस का राहु बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा, ये कैरियर में नेम फेम को भी काफ़ी बढ़ावा देगा। साथ ही आपकी ज़्यादातर मामलों में कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है फॉरेन से बन सकता है। फॉरेन से अगर आपका कनेक्शन बनता है तो वो आपकी अर्निंग्स के लिए, आपके ओवरऑल लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। यहाँ से फिर इनका एस्पेक्ट रहेगा सेकंड पे एस्पेक्ट रहेगा तो गुरु का एस्पेक्ट भी, क्योंकि 10th पे है, इसलिए कैरियर के लिए ये मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। कैरियर को लेके कोई गलत फैसला आपने पहले से अगर लिया हो तो आप उस फैसले को चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो राहु का एस्पेक्ट है, राहु उसके बाद 4th हाउस का एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ परिवार को लेके थोड़ी बहुत समस्याएं या दिक्कतें रह सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी कुछ झेलना पड़ेगा परिवार के सदस्यों की तरफ से भी इवन। फिर राहु का एस्पेक्ट होगा सिक्स्थ पे एस्पेक्ट होगा तो हमेशा यहाँ राहु आपको बचाने वाला काम करेंगे, आपको किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे कि आप इजीली अपनी लाइफ जी पाए। यहाँ पे राहु आपके शत्रुओं को आपसे दूर करेंगे, साथ ही वो कलीग्स या वो बॉस जो आपको परेशान करते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आपको दूर रखेंगे। तो राहु का प्रभाव कुछ इस तरीके का रहेगा। मोस्टली राहु आपको फॉरेन सेटल कर सकता है, फॉरेन से लाभ दे सकता है या बहुत ज़्यादा नेम फेम दे सकता है, और ये सब के सब अचानक होने के चांसेस होंगे। फिर केतु की बात करें तो केतु 4th हाउस में है और मंगल के साथ भी है, इवन चंद्रमा भी यहाँ केतु के साथ रहेंगे लेकिन कुछ ही समय के लिए। ऐसे में देखिए ये पारिवारिक कलह को दिखाता है या परिवार में अपनी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग स्थिति को दिखाता है। तो इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा डील करते हुए सावधानी बरतें। उसके बावजूद यहाँ केतु साथ है मंगल के, तो केतु मंगल के साथ होने की वजह से आपने कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना। अगर आप जल्दबाजी में फैसला लेंगे तो आप निश्चित तौर पे काफ़ी नुकसान उठाएंगे।
इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं आप लोगों के लिए इस मंथ में और कौन-कौन से खराब दिन भी हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात की जाए तो आपके लिए 22, 23 और 27 से 30 सिर्फ इतने ही अच्छे दिन निकल के आते हैं इस मंथ को अगर एनालाइज़ करेंगे तो। तो आपका कोई भी इम्पोर्टेंट काम जो आपसे नहीं हो पा रहा है या आपको किसी और की हेल्प लेनी पड़ रही है, उस केस में यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा उन कार्यों को इन दिनों में प्लान करते हुए। फिर हम देख लेते हैं कौन-कौन से खराब दिन हैं आप लोगों के लिए। खराब दिनों में बात की जाए तो चंद्रमा का गोचर जब तुला में होगा 6 से 8 तक ऐसी कंडीशन बनेगी। ये कंडीशन में बेसिकली आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है, आर्थिक रूप से स्टेबिलिटी की कमी रह सकती है। यहाँ पे अब चंद्रमा होगा तो ये आपकी डेली लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, आपको काफ़ी कठोरता से नियमों का पालन करना होगा या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स जो आपसे ली जाएँगी वो होगा। यहाँ चंद्रमा आएँगे 6th हाउस में तो आर्थिक रूप से कोई भी गलत फैसला लेने से बचें और आर्थिक रूप से किसी की सहायता करने से बचें। चंद्रमा धनु राशि में आने के बाद 11 से 13 तक ये आपके लिए कुछ न कुछ नया अनुभव देगा या नई कुछ सीख देगा। यहाँ पे हो सकता है कि मेंटल स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहे, लेकिन यहाँ आर्थिक रूप से भी कोई बड़ा चेंज आने की संभावना रहेगी आपकी लाइफ में। चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा तो 20 और 21 को ऐसी कंडीशन बनेगी, ये थोड़ा-सा आपको उग्रता देगा क्योंकि ऑलरेडी फायरी साइन में चंद्रमा रहेंगे, स्वास्थ्य को लेके तकलीफ हो सकती है, लेकिन बाकी मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ डिस्कस किया आप लोगों के लिए और फिलहाल हम यहाँ पर वीडियो को विराम देते हैं और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।